रामविलास पासवान की मौत के बाद एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ उनकी ही पार्टी के लीडरान सफआरा नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को पार्लिमानी पार्टी के लीडर के ओहदे से हटा दिया गया है। अब पशुपति कुमार पासवान पार्लिमानी पार्टी के लीडर हैं। चिराग पासवान को छोड़कर बाकी 5 अरकान पार्लियामेंट एक साथ हो गए हैं। थोड़ी देर पहले चिराग पासवान दिल्ली में वाक़े एलजेपी के ऑफिस पहुंचे, लेकिन उन्हें 12 मिनट तक बाहर रहना पड़ा और जब उन्हें पार्टी के लीडरों से मिलने की इजाजत मिली तो कुछ बात नहीं बन सकी। थोड़ी देर में चिराग पासवान ऑफिस से बाहर निकलते दिखाई दिए। वैशाली से लोजपा रुकने पार्लियामेंट वीणा देवी ने कहा कि एलजेपी में बिखराव नहीं हुआ है और ना ही पार्टी एनडीए से अलग हुई है, बस आला क़यादत में थोड़ी बहुत तब्दीली की गई। मेरे साथ मौजूद हैं वैशाली से लोजपा सांसद वीणा देवी जी। मैडम, इस समय जिस तरह पार्टी में हलचल मची हुई है, कहा जा रहा है पार्टी टूट सकती है, क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पार्टी नहीं टूटी है, न टूटेगी पार्टी। हम लोग एलजेपी के लोग हैं, पार्टी हम लोग तोड़े नहीं है, पार्टी से अलग भी नहीं है, सिर्फ नेतृत्व बदला गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग हम लोग एनडीए हैं, सभी लोग के नेतृत्व में लोजपा भी लोक जनशक्ति पार्टी भी काम करेंगे। हम लोग अचानक इस तरह का जो है विचार कैसे आप लोगों के मन में आ गया? क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में आप लोग अलग होकर चुनाव भी लड़े, अब 5 सांसद जो हैं पारस पासवान जी को अपना नेता भी मान रहे हैं। पारस पासवान जी समझिए कि सीनियर हैं, सूझबूझ वाले हैं, अपना पार्टी में अच्छा काम करेंगे, पार्टी चलाएंगे। चिराग पासवान जी चाहते हैं कि रीना पासवान जी को अध्यक्ष बनाया जाए। अच्छा, तो उनके घर के मामला है, वो लोग अपना में समझे। फिलहाल आप लोग अपना नेता पारस पासवान को ही मानते हैं? हाँ, हम लोग। तो वीणा देवी जी का कहना है कि हम लोग अपना नेता पारस पासवान को ही मान रहे हैं और पारस पासवान इस समय दिल्ली में है और 5 सांसद हैं, इनका नेतृत्व कर रहे हैं। इन लोगों की चाहत है, जो सांसद हैं इन लोगों का चाहत है कि हम लोग एनडीए में बने रहें, एनडीए से अलग ना हो। ये लोग एनडीए के नेता को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाह रहे हैं और उधर बिहार में नीतीश कुमार जी को अपना नेता मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो लड़ाई चल रही है वो यही चल रही है कि हम लोग एनडीए में बने रहें। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। एलजेपी लीडर महबूब अली कैसर के मुताबिक बिहार असेंबली इंतखाबात में जो गलती हुई वही गलती आज एलजेपी में सियासी रसाकशी की वजह बन गई है। महबूब अली कैसर के मुताबिक पार्टी में लीडरशिप बदलाव की बात की गई है और इस पर मीटिंग में बातचीत होगी, जिसमें पशुपति पारस को चिराग के जरिए दी गई तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। महबूब अली कैसर हमारे साथ है बात करने के लिए। कैसर साहब, सबसे पहले न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। ये बताएं कि जो अब स्थिति बनी हुई है एलजेपी में, पार्टी भी टूट रही है, परिवार भी टूट रहा है, दोनों में से कुछ बचेगा? देखिए, पार्टी हम लोग चाहते हैं, कोशिश हम लोग की रहे कि पार्टी नहीं टूटे और सिर्फ एक चेंज ऑफ लीडरशिप हो, जो हम लोग ने लिख करके दिया है। और चिराग जी जैसी खबर मिली है कि चिराग जी पारस जी के यहाँ गए हुए हैं और चाचा हैं, भतीजा हैं। अगर कुछ डिफरेंस हो भी तो हम लोग की तो ये दुआ है कि वो डिफरेंस ख़त्म हो जाए और सब लोग एक साथ मिलकर रहें। लीडरशिप का चेंज हुआ, हम लोग ने लिख करके दिया है। चिराग जी भी हम लोग के साथ आ जाएं, तो ये मेरा तो ये सोच है। और क्या फ्यूचर ये प्लान होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे भी। चेंज ऑफ लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, चिराग पासवान गए हैं और कहा जा रहा है कि वो भी एक प्रस्ताव लेकर गए हैं। चेंज ऑफ लीडरशिप की बात वो भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मैं हट जाऊंगा, लेकिन उनकी माता जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। क्या इस ऑफर को सामने रखा जाएगा? तो क्या पशुपति पारस या आप लोग जो भी सांसद हैं जो फैसले ले सकते हैं, क्या इस ओर फैसला हो सकता है? देखिए, ये जानकारी तो अभी तक आप ही ने दिया है, ऐसी तो कोई जानकारी मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन जो भी हो, हम लोग बैठेंगे तो उसमें डिस्कस होगा। कोई भी अगर पेशकश हुआ होगा चिराग जी की तरफ से तो उसमें हम लोग बैठ करके बात करेंगे, क्या निर्णय होता है, तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कैसर जी, इतनी नाराजगी क्यों बढ़ गई कि परिवार में भी बातचीत नहीं हो रही थी? ये भी कहा जा रहा था कि कल रात भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, चिराग बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी माताजी बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। देखिए, अंदरूनी क्या मामला है ये तो हम लोग नहीं जानते। आप जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इस सब में ये नहीं, मेरे नॉलेज में कुछ नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड कुछ ऐसा हुआ होगा, डिफरेंसेस हुआ होंगे। एक नहीं बल्कि
दसों इशू पर हुआ होगा तभी ऐसा नौबत आया। लेकिन पॉलिटिकली हम लोग ये चाहते हैं कि पार्टी एक रहे और स्प्लिट ना हो। जब 5 आदमी एक साथ हैं, हम लोगों ने लीडरशिप का चेंज का प्रस्ताव दिया है स्पीकर साहब को, जो हो भी जाएगा। तो इसमें चिराग जी भी हम लोग के साथ रहें और पार्टी एक रहे। अंतिम सवाल है आपसे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कई शिकायतें थी, कई चीज़ें थी आपस में, लेकिन बिहार चुनाव में जो फैसला लिया गया, चाहे वो जेडीयू के सामने उम्मीदवार खड़ा करना हो, चाहे नीतीश कुमार के खिलाफ जो बगावत थी खुलकर, ये एक बड़ा रीज़न रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मेन रीज़न यही रहा। मेरे हिसाब से तो बस मेन रीज़न यही है कि जिस तरह से जो स्ट्रैटेजी तय किया गया हमारे पार्टी की तरफ से या चिराग जी की तरफ से, नेशनल अध्यक्ष थे, उन्हीं का हम तो बहुत वेहमेंटली उस टाइम में भी उसको अपोज किए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मेरा तो एक ही डिफरेंस वहीं पर, मेन डिफरेंस मेरा वही है। उसके अलावा हमको चिराग जी से और कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहुत ही इज्जत करते थे, सब कुछ था, बहुत हम लोगों में बड़ा अच्छा रिलेशन रहा। लेकिन ये एक पॉलिटिकली बहुत गलत स्ट्रैटेजी हुआ वहाँ पर। चलिए, धन्यवाद। तो महबूब अली कैसर थे हमारे साथ बात करने के लिए, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार में जो राजनीतिक तौर पर भूल की चिराग पासवान ने, उसका नतीजा है कि आज पार्टी टूटने की कगार पर है। लेकिन उम्मीद ये भी जता रहे हैं कि चिराग पासवान मिलने गए हैं चाचा से, तो कुछ उम्मीद बन सकती है, पार्टी बच सकता है, टूट नहीं होगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एलजेपी में इख्तिलाफ के मामले पर केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पासवान के खिलाफ बगावत हो गई है। बात करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। सर, 5 में जो सांसद हैं पशुपति कुमार पारस के साथ आ गए हैं, चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं एलजेपी में। कैसे देख रहे हैं एलजेपी के भीतर जो बगावत का सुर उठ गया है? नहीं, ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से संचालन एलजेपी का श्री चिराग पासवान ने किया, जिसके रहते एनडीए कमज़ोर हुआ और वो खुद भी समाप्त हो गए, उसको लेकर के गहरी निराशा में एलजेपी चल रही थी। उनके चाचा और श्री पशुपतिनाथ पारस और अन्य एमपी कई अवसरों पर इस तरह की अपनी चिंता व्यक्त कर चुके थे, और ये उसकी एक कुशल कार्य प्रणाली का नतीजा है कि आज जो बगावत उसमें दिखाई दी है एलजेपी के अंदर। पशुपति कुमार पारस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की भावना थी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहें, जेडीयू के साथ रहें, लेकिन उस वक्त जो हुआ, नीतीश कुमार को टारगेट किया गया, लगातार जेडीयू के खिलाफ बयान दिया जाता रहा चिराग पासवान का। उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे इस तरह की विरोध के स्वर आने लगे थे पार्टी के भीतर। आज नतीजा टूट पर पहुंच गया। जब स्वर्गीय रामविलास जी जीवित थे, उन्होंने एनडीए को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए और वो लगातार एनडीए को मजबूत कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर वहाँ सरकार एनडीए की बननी चाहिए। उनकी असदुद्दीन ओवैसी मीडिया से खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। बिहार सरकार को लिख कर दिया। बिहार सरकार को बिहार की हाई कोर्ट ने उनको क्वेश्चन किया, उनको खींचा, तो रातों रात बिहार सरकार ने फिगर्स को सही करके 3000 मौत का इजाफा कर दिया। जितने एपिडेमोलॉजिकल मॉडल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि डेथ्स जो हैं वो 5 से 6 गुना ज़्यादा है, और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये सिर्फ मोदी सरकार ये कह रही है कि इतने मौतें नहीं हुए कोविड से। मोदी सरकार हकीकत को छुपा, सच्चाई को छुपा रही है। मोदी सरकार का रियलिटी से कोई टच ही नहीं है। वो आम भारत के लोगों की मौत, उनकी तकलीफ से उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कनेक्शन ही ख़त्म हो चुका है, वो बिल्कुल अलूफ है। इसीलिए वो इस तरह की गलत बातें कर रहे हैं। वैक्सीन को मान रहे हैं, लेकिन सरकार की बातों को क्यों नहीं? हम सरकार का रिबटल भी कर रहे हैं, रिबटल कर रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम्स, डेथ सर्टिफिकेट्स जो इशू हुए सेकेंड वेव में, और डेथ सर्टिफिकेट्स जो पहले वेव से पहले इशू होते थे, ये पूरे एपिडेमोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन में सी ओटर के यशवंत देशमुख ने भी इस बात को कहा, जब यशवंत देशमुख कहेगा बीजेपी स्टेट जीत रही तो थालियां मारेंगे, और जब यशवंत देशमुख कहेगा एक सैटिस्फैक्शन है,
वो भी इस बात को मान रहे हैं, तो आप उनको अब नहीं मानते। तो प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी ये चाहती है कि सिर्फ उनकी तारीफ करो, उनकी तायीद करो और सुप्रीम लीडर जिंदाबाद के नारे लगाओ। जब सच्चाई सामने आती है कि इतने लोगों की मौत हुई है, इतने हजार बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं, मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो बैडली एक्सपोज हो चुके हैं। सेकेंड वेव की तैयारी बीजेपी मोदी सरकार ने कुछ नहीं की। वैक्सीनेशन का ऑर्डर देर से दिया, वैक्सीनेशन का सप्लाई गलत हुआ रहा है और यही वजह है कि इतने सब लोगों की मौत हुई है। तो इसलिए बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस सच्चाई के फिगर्स को नहीं मानती है। देखिए, अगर आप उनका जवाब पढ़ेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री का, इकोनॉमिस्ट मैगजीन के रिबटल में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि वो स्पेकुलेटिव है, मिस इन्फॉर्म्ड है और साइंटिफिक डेटा को फॉलो नहीं किया। तो मैं उनके जवाब में कह रहा हूं कि कोवैक्सीन को भी आपने थर्ड ट्रायल का कंसेंट लिया ना जनता से, तो क्या आपके पास डेटा था? फिर मैंने कहा है कि कोरोनिल ये बाबा की है, आयुष मिनिस्ट्री सर्टिफाई करा, क्या उसका डेटा था आपका? नहीं। सर, आप एक तरफ कह रहे हैं बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए बीजेपी और एनडीए पूरे देश भर में स्ट्रांग हो रही है। अच्छा, तेलंगाना में एक स्ट्रांग ज्वाइन कर लिए, बिहार में देखिए। मैं लास्ट जो सुना था कि अकाली दल बीजेपी को छोड़ दी, सब पार्टियां इनको छोड़ रहे हैं और खुद बिहार में उनकी जो एक सहयोगी पार्टी थी उनके खिलाफ लड़ा। लोगों की लाशों के मीनार लग रहे हैं, गंगा में लाशें बह रही हैं, ज़मीन से लाशें निकल रही हैं और आप कह रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं। गरीब भारत का मर रहा है और एनडीए अगर मजबूत हो रही है गरीब के मरने पर, तो फिर इस मजबूती का क्या फ़ायदा मेरे भाई? जब गरीब को दवा नहीं मिलती है, गरीब बेरोज़गार हो चुका है, खाने को खाना नहीं है, करोड़ों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और इनकी तबाही और बर्बादी पर अगर एनडीए मजबूत हो रही है तो फिर इसको मजबूती कहेंगे आप? ऐसा तो नहीं है कि अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि वैक्सीन फ्री में देंगे। हाँ, उसमें कुछ कर ही रहे ना। वैक्सीन फ्री में देंगे। कब देंगे? हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। हम खाक हो जाएंगे मोदी जी को खबर होने तक। कितने वैक्सीन आप देंगे जुलाई में? जुलाई में फ्रंट लाइन वर्कर्स को, स्टाफ को और ओवर 45 जो एज के लोग हैं उनको 30 करोड़ वैक्सीन होना। आपने सुप्रीम कोर्ट को जो 9 मई को एफिडेविट दिया उसमें कह रहे हैं कि जुलाई में मोदी सरकार 13 करोड़ 20 लाख वैक्सीन देगी। अब ये एडिशनल 17 करोड़ क्या मोदी जी मैजिशियन है? ठीक है, आप लोगों की नज़र में वो बहुत बड़े गॉड भी हो सकते हैं, मगर वैक्सीन बनाने के लिए तो 3 महीने लगेंगे ना। आम फाट करने से तो नहीं आ जाएगा ना। ये वैक्सीन ऐसा है, आप भक्तों के लिए कह रहा हूँ कि टोपी से खरगोश निकालना आसान है, टोपी से फूल बनाना आसान है, मगर टोपी से ये नहीं निकलता वैक्सीन। वैक्सीन के लिए साइंटिस्ट को फैक्ट्री में बैठ के बनाना पड़ता है, उसके लिए पैसे देना पड़ता है, वो उन्होंने किया ही नहीं। तो जुलाई में ही 17 करोड़ वैक्सीन कम पड़ने वाले हैं। कहाँ से लाएंगे? क्या दिसंबर तक 213 करोड़ वैक्सीन आ जाएंगे? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? सर, बंगाल में भले बीजेपी सत्ता में नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन गया है। तो अब क्या लग रहा है तेलंगाना में जिस तरह से बीजेपी ज्वाइनिंग करा रही है यहाँ के मजबूत ओबीसी लीडर को, तो तेलंगाना में भी आपको लगता है कि मजबूत होगी बीजेपी या उस तरह से? देखिए, ये नागार्जुना सागर का एक बाई इलेक्शन हुआ था ना, जमानत भी नहीं बचा पाए बीजेपी के लोग। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर का एमएलसी का इलेक्शन हुआ, हार गई बीजेपी। नलगुंडा
वरंगल खम्मम का ML से इलेक्शन हुआ, ग्रेजुएट्स का, बीजेपी का चौथे नंबर पे चले गई। अब आप लोगों की नज़र में ये सब अच्छा दिख रहा है तो भाई मुझे नहीं मालूम, या तो या तो आपकी दिमाग का नंबर ज़रा कम हो चुका है, आँख का नंबर कम हो सकता है या बढ़ सकता है, मगर ये दिमाग का नंबर अगर आप लोगों का कम हो रहा है तो फिर इसका इलाज मेरे पास नहीं है। GHMC में सर उन्होंने हाँ ना आज GHMC में उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, GHMC में आप बताइए कि सेकेंड वेव में कहीं नजर आई बीजेपी आपको? इतने लोग जो बीमार पड़ रहे थे, पीड़ित परिवार के पास कोई नहीं गए। हाँ, कहाँ गए? मौत में गए, मौत में गए या जिंदगी में गए? हो गया, चलिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के साबिक वजीर ई राजेंद्र ने अपने हामियों के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ई राजेंद्र दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब में जाफरानी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर मरकजी वुज़रा धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, कौमी नायब सदर DK अरुणा, तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग, तेलंगाना के बीजेपी लीडर्स और दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में कोविड गाइडलाइंस की खुली खिलाफ वर्जियां की गई। इटाला राजेंद्र ने मास्क अपने चेहरे पर रखा जरूर था, लेकिन मुंह और नाक खुले थे। इसके अलावा जो लोग बीजेपी में शामिल हुए तमाम अफराद भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी को अवाम का साथ मिला है और आने वाले असेंबली इलेक्शन में तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनना तय हो गया है। वाज़ेह है कि ई राजेंद्र पर अराजी तनाज़े में तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला KCR ने काबीना से बरतरफ कर दिया था। इसके बाद ई राजेंद्र TRS और असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। ई राजेंद्र 6 मरतबा MLA मुंतखब हुए। समझा जा रहा है कि वो हुजूराबाद हल्के असेंबली से ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। मध्य प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन का एहतजाज तेज तर है। नर्सों ने आज से काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेज में हड़ताल है। नर्सों ने अपने 9 मुंतखब मुख्तलिफ मुतालबात हुकूमत के सामने पेश किए हैं, जिसमें मेल नर्स की बहाली, बराबर तनख्वाह, सेकेंड ग्रेड पेंशन बहाली वगैरह शामिल है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मेहताब, नर्सिंग एसोसिएशन ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है, क्या कुछ मुतालबात है? मुनज़्ज़म हड़ताल का आज 6वां दिन है। हड़ताल आज से शुरू नहीं की गई, बल्कि हड़ताल में आज से शिद्दत अख्तियार कर ली है। 9 जून से नर्सों ने अपने मुतालबात को लेकर हड़ताल शुरू की। 9 तारीख से 10 तारीख को उन्होंने जहां पर अस्पतालों के गेट पे मीटिंग की, उसके बाद जो है उन्होंने काली पट्टियां बांधकर जो हड़ताल शुरू की 12 तक। अब उन्होंने उसमें शिद्दत अख्तियार करते हुए जहां पर कोविड मरीजों और इमरजेंसी सर्विसों को बंद किया है, वहीं पर उन्होंने ऐलान किया है कि 18 से लेकर 21 तक जो है वो तमाम चीज़ों में लेकर और शिद्दत अख्तियार करेंगे और 22 जून को इज्तिमाई छुट्टी पर जाएंगी। रियासत की जितनी भी नर्सें हैं और पैरामेडिकल स्टाफ, इनकी तादाद 50,000 से ज़्यादा होती है और 25 जून से वो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाएंगी। 9 नुकाती मांगों को लेकर उनकी हड़ताल शुरू की गई है। हालांकि आज 6 दिन हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश हुकूमत, महकमा सेहत और वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन की जानिब से अभी इस मामले में कोई भी बयान नहीं आया। वो नर्सें चाहती हैं कि हुकूमत उनके मुतालबे को लेकर बात करे, लेकिन अभी हुकूमत इस मामले पे अपने मौक़िफ़ को वादे करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि नर्सों की हड़ताल में शिद्दत आती जा रही है। बिल्कुल मेहताब, 6 दिन हो चुके हैं नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल के बावजूद इसके हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। कोविड का दौर चल रहा है, पैंडेमिक में है, ऐसे में कितनी ज़्यादा लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है? यकीनी तौर पर देखिए परेशानियां और बढ़ेंगी। आपको याद होगा कि जिससे अभी 1 हफ्ते पहले मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई और हड़ताल को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने जो अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया था, वहाँ पर हुकूमत के बाद बातचीत करने के बाद जहाँ पर 17% पर
इंक्रीमेंट बढ़ाने का मामला तय हुआ और इस पर सालाना 6% डीए बढ़ाने के बाद पर मामला तय हुआ और एक कमेटी बनाई गई। तो नर्सें भी चाहती कि उनका जो मामला 11 सालों से इल्तवा में पड़ा हुआ, हुकूमत बार बार वादे करती है, उन मामलों को हल किया जाए। और अगर हुकूमत इन मामलों को हल नहीं करती है तो नर्सों ने अब आर पार की लड़ाई के जो है मूड को तय कर लिया है और उन्होंने आज जहां पर काम बंद किया है वहीं पर 18, 19 और 21 जून को जो है इसमें और शिद्दत अख्तियार करते हुए जहां पर मरीजों से माफी मांगते हुए अपने काम को करेंगी। और अगर 24 जून तक हुकूमत इस मामले के ऊपर अपना फैसला वादे नहीं करती है या मुतालबात नहीं मानती है तो 25 जून से उन्होंने वादे कर दिया है कि गैर मुअय्यना मुद्दत की काम बंद कर हड़ताल रहेगी, या तो तमाम नर्सों को जाए वहां से बाहर कर दिया जाए या उनके मुतालबात को माना जाए। इस तरह से उन्होंने वादे जो है हुकूमत को इंतबाह दे दिया है। बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह न फैलाएं। वैक्सीन ही है संजीवनी, उसे अपनाएं। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18 जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। लगा वो जरा टिका लगा, जब अपनी बारी आए टिका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टिका लगा वो जरा टिका लगा, वो जरा टिका 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 टिका। लगाया क्या?